नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जो सीधे तौर पर हजारों शिक्षकों की जिंदगी से जुड़ा है, उनके सम्मान से, उनके भविष्य से। ये उन शिक्षकों की कहानी है जिन्होंने, आप सोचिए, सालों दशकों तक स्कूलों में पढ़ाया, बच्चों को सिखाया और अब उन्हें अपनी ही योग्यता साबित करने के लिए कहा जा रहा है। और जरिया क्या है? एक परीक्षा जिसे हम सब टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। हाँ, और ये मामला इस वक्त काफी गरमाया हुआ है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं संवेदनशील मामले से जुड़ी है। मोटे तौर पर इसे टीचर्स वर्सेस टेट कहा जा सकता है। इसमें दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जुटे शिक्षकों के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, उनकी मांगे हैं और अदालत के अंदर क्या चल रहा है उसकी बातें हैं। जी जरा सोचिए, वो सुबह दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर हजारों की तादाद में शिक्षक खड़े हैं, हाथों में तख्तियां हैं। क्या लिखा है उन पर? टेट से छूट दो, हम भी शिक्षक हैं, अपराधी नहीं, सालों की सेवा का ये सिला। और ये कोई एक दिन का गुस्सा नहीं है। हमारे सूत्र बताते हैं कि ये लड़ाई तो पिछले करीब 5 सालों से चल रही है, अलग अलग लेवल पर। हाँ, ये बात सही है। काफी समय से ये मुद्दा चल रहा है। तो आज हम इसी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या उन शिक्षकों को जिनकी नौकरी बरसों पहले लगी थी, जब टेट का नियम था ही नहीं, क्या अब उन्हें इस परीक्षा के दायरे में लाना ठीक है? ये सवाल सिर्फ नौकरी बचाने या गंवाने का नहीं रह गया है। अब ये उनके सम्मान का, उनके तजुर्बे का और शायद व्यवस्था के प्रति उनके भरोसे का भी सवाल बन गया है। चलिए इसके अलग अलग पहलुओं को देखते हैं जरा। बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे लगता है इन शिक्षकों की भावनाएं समझना बहुत जरूरी है। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ शिक्षकों के बयान हैं जो सच में दिल को छूते हैं। सही। सोचिए, एक बुजुर्ग शिक्षक शायद रिटायरमेंट के करीब होंगे, वो कह रहे हैं, हमने पूरी जिंदगी बच्चों को सिखाया, उनका भविष्य बनाया, और आज हमसे कहा जा रहा है कि पहले साबित करो कि तुम सिखाने लायक भी हो या नहीं। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये सवाल सिर्फ उनका नहीं होगा, यकीनन हजारों शिक्षकों के मन में ये बात आ रही होगी। बिल्कुल। हाँ, ये सुनना ही कितना मुश्किल है। एक और महिला शिक्षक का जिक्र है। वो बता रही थी कि जब 2009 में टेट लागू करने की बात हुई, वो तो उससे कई साल पहले से पढ़ा रही थी। उनकी नियुक्ति उस समय के जो भी नियम थे उनके हिसाब से हुई थी। जी। अब उन्हें डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो इतने सालों की सेवा के बाद उनकी नौकरी चली जाएगी। उनके बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ जैसे दांव पे लगा हुआ है। हाँ, और ये सिर्फ एक या दो की कहानी नहीं है। ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो इसी अनिश्चितता में जी रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाते हुए 20-25 साल हो गए। 25 साल? जी। और इस मानवीय पहलू को समझने के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये TET मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा ये आई क्यों? इसका एक बैकग्राउंड है। देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता का मुद्दा तो हमेशा से रहा है। तो 2009 में जब शिक्षा का अधिकार कानून आया, RT एक्ट, उसी के आसपास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE, जो टीचर्स की ट्रेनिंग और स्टैंडर्ड्स देखती है, उसने कुछ गाइडलाइंस जारी की। अच्छा। इन गाइडलाइंस का मकसद था कि देश भर में शिक्षकों के भर्ती के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय हो, ताकि स्कूलों में जो शिक्षक जाएं वो योग्य हों, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो इसी के तहत ये तय हुआ कि सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए टेट पास करना जरूरी होगा। ये बेसिकली आगे होने वाली भर्तियों के लिए एक तरह का क्वालिटी फिल्टर था। सोच ये थी कि इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। क्वालिटी का तर्क? हाँ, वो तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है ही। कौन नहीं चाहेगा कि बच्चों को अच्छी टीचर मिले, लेकिन यहीं पर वो पेच आता है जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति इस 2009 के नियम या NCT की गाइडलाइन आने से पहले हो चुकी थी, उनका क्या? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। उनका तर्क तो बहुत सीधा लगता है कि भाई, जब हमारी नौकरी लगी तब टेट जरूरी नहीं था, हमने उस समय के सारे नियम पूरे किए, सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरे, अपॉइंटमेंट मिला, तो अब सालों बाद हमारे ऊपर एक नया नियम, वो भी पिछली तारीख से, कैसे लागू हो सकता है? बिल्कुल रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाली बात। हाँ, और हमारे स्रोत ये भी इशारा कर रहे हैं कि प्रदर्शन में 69,000 भर्ती में न्याय दो जैसे नारे भी सुनाई दे रहे हैं। ये तो शायद उत्तर प्रदेश की वो बड़ी भर्ती है ना, जो खुद ही कई साल कोर्ट में फंसी रही। जी हाँ, बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मामला रहा है। उसमें भी टेट की वैलिडिटी, कट ऑफ डेट्स, नियुक्ति प्रक्रिया, इन सब को लेकर गंभीर विवाद थे।
तो ऐसा लग रहा है कि ये टेट का मुद्दा सिर्फ एक राज्य या एक ग्रुप का नहीं है, यह अलग अलग समय पर हुई कई भर्तियों और कई राज्यों के शिक्षकों को प्रभावित कर रहा है। मामला और उलझ गया इससे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, जिसमें कानून के सवाल हैं, मानवीय पहलू हैं, अलग अलग राज्यों की भर्तियों के मुद्दे हैं, इसी वजह से ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। बड़ी बेंच मतलब जिसमें ज्यादा जज होते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब निचली बेंचों में जजों की राय अलग अलग होती है, या जब मामला संवैधानिक महत्व का हो, या बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने वाला हो। अच्छा। और ये बात भी अहम है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है और इस पर सुनवाई के लिए हामी भरी है। जानकारी ये भी है कि उन्होंने टिप्पणी भी की है कि ये सिर्फ कानून की तकनीकी व्याख्या का सवाल नहीं है, बल्कि ये न्याय और अफसर के बड़े सिद्धांतों से भी जुड़ा है। मतलब कोर्ट इसे सिर्फ नियमों के चश्मे से नहीं देख रहा है। ऐसा लगता है। मतलब वो इसके सामाजिक और मानवीय परिणामों पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कोर्ट में बहस जोरों पर है। एक तरफ NCTE और कुछ राज्य सरकारों के वकील हैं। वो 2009 की गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि क्वालिटी के लिए टेट जरूरी है, इसे सब पर लागू होना चाहिए। उनका तर्क शायद ये है कि RTE के तहत बच्चों को योग्य शिक्षकों से पढ़ने का अधिकार है। और दूसरी तरफ प्रभावित शिक्षकों के वकील हैं। वो पूरी जोरदारी से अपना पक्ष रख रहे हैं। उनकी मुख्य दलील यही है कि कानून को सामान्यतः भविष्यलक्षी होना चाहिए, पूर्वव्यापी नहीं। मतलब प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। यानी आगे के लिए लागू हो, पीछे जाकर नहीं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि इन शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकारों ने ही उस समय के नियमों के तहत की थी, तो इतने सालों बाद उनकी नियुक्ति को अवैध कैसे ठहराया जा सकता है? ये तो वेस्टेड राइट्स, यानी जो अधिकार मिल चुके हैं उनका हनन होगा। ये पूर्वव्यापी प्रभाव या रेट्रोस्पेक्टिव वाली बात थोड़ी और समझा सकती हैं। आम सुनने वाले के लिए इसका क्या मतलब है? जरूर। देखिए, कानून का एक सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी नया कानून या नियम वो जिस तारीख को बनता है उससे आगे के मामलों पर लागू होता है। जैसे मान लीजिए आज सरकार नियम बनाती है कि कार में एक खास तरह का एयरबैग होना जरूरी है। हाँ। तो क्या सरकार उन लोगों पर जुर्माना लगा सकती है जिन्होंने पिछले साल बिना उस एयरबैग वाली कार चलाई थी? आमतौर पर नहीं, क्योंकि नियम आज बना है। इसी तरह शिक्षकों का तर्क है कि टेट का नियम जब आया वो पहले से नौकरी में थे, तो ये उन पर लागू नहीं होना चाहिए। समझ गया। ये पूर्वव्यापी प्रभाव से नियम लागू करने के उदाहरण भी हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही खास परिस्थितियों में होता है, जब कोई बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट हो या कोई पुरानी गलती सुधारनी हो। लेकिन ये हमेशा विवादित रहता है, क्योंकि इससे लोगों की जो स्थापित स्थिति है, जो अधिकार है, वो प्रभावित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना है कि इस मामले में टेट को पीछे से लागू करना न्याय संगत है या नहीं। और इस पूरी कानूनी और सैद्धांतिक बहस का असर वो हमें जमीन पर दिख रहा है। जैसा हमने शुरू में कहा, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर माहौल काफी तनावपूर्ण है। शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं, हम शिक्षक हैं, हमें न्याय चाहिए, टेट से मुक्ति दो, पुराने शिक्षकों के साथ ये भेदभाव बंद करो। उनकी आवाज में गुस्सा भी है, चिंता भी है। हाँ, बिल्कुल। और सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की भी खबरें हैं। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। जी। अलग अलग हिस्सों से आकर दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने की बात, ये दिखाता है कि शिक्षक अब शायद आर पार की लड़ाई के मूड में है। उनके लिए ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने या ना करने का मामला नहीं है। ये उनकी पहचान, उनके आत्मसम्मान पर, उनकी दशकों की मेहनत पर सवाल उठाने जैसा है। उन्हें लग रहा है कि जिस सिस्टम ने उन्हें नियुक्त किया वही अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहा है। ये मामला वाकई सिर्फ इन शिक्षकों की नौकरी का नहीं है। ये इससे कहीं बड़ा एक पॉलिसी सवाल खड़ा करता है कि जब भी कोई सरकार या रेगुलेटरी बॉडी कोई नया स्टैंडर्ड या नियम लाती है, खासकर ऐसा जो मौजूदा लोगों को प्रभावित करता हो, तो उसे लागू करने का सबसे सही और न्यायपूर्ण तरीका क्या होना चाहिए? हाँ, ये अहम सवाल है। क्या नए मानक सिर्फ नई भर्तियों पर लागू हो, या फिर जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हें नए मानकों के हिसाब से ढलने के लिए क्या उन्हें समय, संसाधन, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? और क्या टेट ही क्वालिटी का एकमात्र पैमाना है? ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल। ये एक और पहलू है सोचने का। कई शिक्षाविद मानते हैं कि शिक्षक की गुणवत्ता सिर्फ एक परीक्षा से नहीं आंकी जा सकती। उसमें अनुभव है, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स हैं,
बच्चों के साथ कनेक्ट करने की क्षमता है, बहुत कुछ है। सही बात है। क्या पॉलिसी बनाते समय इन चीजों पर विचार हुआ था? क्या मौजूदा शिक्षकों के अनुभव को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना सही है? ये सवाल भी इस बहस का हिस्सा है। और ये बहस सिर्फ कोर्ट रूम या प्रदर्शन स्थल तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा छाया हुआ है। आपने जिक्र किया था हैशटैग्स का, हैशटैग टेट रिलीफ फॉर टीचर्स, हैशटैग जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट और खासकर हैशटैग 24 नवंबर जजमेंट डे, ये खूब चल रहे हैं। जी, लोग अदालती कार्रवाई के अपडेट्स शेयर कर रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, समर्थन में, विरोध में, सब तरह की बातें हो रही हैं। एक तरह की बेचैनी है, इंतजार का माहौल है। कभी खबर आती है कि बड़ी बेंच बन गई, कभी अगली तारीख मिलती है, कभी सरकार या NCTCE से जवाब मांगा जाता है, और अब सबकी नजरें 24 नवंबर की तारीख पर हैं। हाँ, वो तारीख बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद उस दिन कोई अहम फैसला आ सकता है, या कम से कम कोर्ट का रुख साफ हो सकता है। ये तारीख हजारों शिक्षकों के लिए उम्मीद भी ला रही है और आशंका भी। बिल्कुल। इस पूरी कानूनी खींचतान और पॉलिसी की बहस के बीच हमें बार बार उन हजारों इंसानी चेहरों को याद रखना होगा जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। ये सिर्फ फाइलों में दर्ज केस नंबर नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल 20, 25, 30 साल स्कूलों की चारदीवारी में बिताए हैं। स्वरूप में जिस तरह का वर्णन है, वो धूल भरा पुराना ब्लैक बोर्ड, चौक की गंध, बच्चों की हंसी, स्कूल की घंटी की आवाज, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा है। आज उन्हें लग रहा है कि उनका पूरा करियर ही सवालों के घेरे में है। उन्हें महसूस हो रहा है कि जिस समाज और व्यवस्था के लिए उन्होंने इतनी सेवा की, वही आज उनके अनुभव को जिसे शून्य मान रही है। हाँ, ये भावना तो समझी जा सकती है। ये सोचना भी कितना अजीब और दुखद है कि जिन्होंने न जाने कितनी पीढ़ियों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें आज खुद अपनी काबिलियत साबित करने के लिए परीक्षा देनी पड़ रही है। बिल्कुल। और यहीं आकर हम उस मूल दुविधा पर पहुंचते हैं जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। एक तरफ देश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और एक नेशनल स्टैंडर्ड बनाने का इरादा है। इसके लिए TET जैसे उपाय जरूरी समझे जा रहे हैं ताकि भविष्य में स्कूलों में योग्य शिक्षक ही पहुंचे। ये एक सिस्टमैटिक सुधार का प्रयास है। तो दूसरी तरफ उन हजारों शिक्षकों का वो अधिकार है जो उन्हें मिल चुका था। उनका दशकों का अनुभव है, उनकी सालों की सेवा है, जिन्हें उस वक्त के नियमों के तहत ही नियुक्त किया गया था। उनके साथ निष्पक्षता और न्याय का तकाजा क्या कहता है? क्या सुधार के नाम पर उन लोगों के साथ अन्याय किया जा सकता है जो पुरानी व्यवस्था में ईमानदारी से काम कर रहे थे? ये वाकई एक मुश्किल संतुलन है। जी, यहाँ कानून के अक्षर, मतलब जो लिखा है, और कानून की आत्मा, यानी उसका उद्देश्य और न्यायपूर्णता, उसके बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की चुनौती है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो अब गेंद पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, सबकी निगाहें वहीं टिकी हैं। 24 नवंबर को कोर्ट क्या रुख अपनाता है, क्या दिशा निर्देश देता है या कोई अंतिम फैसला सुनाता है, ये देखना बेहद अहम होगा। जी हाँ। ये फैसला सिर्फ इन हजारों शिक्षकों का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि ये शायद भविष्य में बनने वाले कानूनों और नियमों को लागू करने के तरीकों पर भी एक नज़ीर पेश करेगा। ये एक ऐसा पल होगा जहां शायद, जैसा कि कहा भी गया है, सत्य यानी कानून और नियम और न्याय यानी निष्पक्षता और मानवीयता, इनके बीच संतुलन साधने की कोशिश की जाएगी। और जाते जाते हम श्रोताओं को उसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं जो हमारे स्रोत से ही उभरा है और इस पूरी चर्चा का सार भी है। क्या जिन शिक्षकों ने सालों साल बच्चों का भविष्य गढ़ा, उन्हें आज खुद अपना भविष्य बचाने के लिए परीक्षा के मैदान में उतरना पड़ेगा? इस सवाल पर सोचना हमें इस मुद्दे के मानवीय और नैतिक आयामों को समझने में मदद करेगा।